जब मैं स्कूल में था, मैं एक्टर बनना चाहता था। जब मैं कॉलेज पहुंचा, तब मैं सिंगर बनना चाहता था और टीचिंग के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बट लाइफ में कभी कभी आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो वेव फॉर्म है, ऊपर नीचे। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष फुटान एंड ये है मेरी कहानी ऑन एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। I'm a GATE and ESC educator. I cleared my GATE exam in March 2018 और मैं 2018 से ही अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। I was born and brought up in कोरबा, छत्तीसगढ़। मेरी फैमिली में मेरे पापा थे, मम्मी थे और मेरे भाई, हम लोग साथ में रहते थे। वैसे तो मैं भिलाई, दिल्ली, भोपाल, कोयम्बटूर बहुत सारी जगहों पे रह चुका हूँ, बट मेजरली मेरे लाइफ का जो पार्ट है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में ही बीता है। यहीं 1-2 घंटे की ही दूरी में मेरा स्कूल था, कॉलेज था, तो सब कुछ पूरा ऑलमोस्ट एजुकेशन वाला पार्ट जो है ग्रेजुएशन तक वो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। मेरे फादर एनटीपीसी कोरबा में इंजीनियर थे। मेरी परवरिश एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली में रही है। लाइफ ठीक थी, ऑर्डिनरी सी चल रही थी, लेकिन 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मुझे लाइफ में बहुत सारे कठिन डिसीजंस लेने पड़े। मेरे फादर की सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। वो मेरी लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्सा थे। उनके जाने के बाद मेरी दुनिया ऐसी हो गई, बिल्कुल बदल सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इट वॉज अ रियली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी। मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। हर चीज़ के बारे में अपने फादर के साथ डिस्कस करना, मेजर लाइफ के डिसीजंस जो होते थे उनमें उनका एक बहुत बड़ा पार्ट था। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा उनकी याद दिलाता है कि मैं अपने घर में था एंड एक प्रैंक हम लोग कर रहे थे। स्कूल में हम लोगों ने सोचा था कि एक छोटा सा बम फोड़ा जाए, ठीक है, मतलब ऐसा कि लोगों को हर्ट ना हो। तो इट वाज लाइक कि मैं घर में बम बना रहा था, थोड़ा उसको रिक्रिएट कर रहा था। तो सडनली पापा एंटर करते हैं रूम में, देखते हैं क्या कर रहे हो करके। तो इट वाज लाइक कि अब क्या करें, डर का माहौल हो गया था। पर फिर पापा ने ये कहा कि ठीक है, जो भी हो बस पकड़ाना मत। तो ही वाज ऑलवेज लाइक कि सपोर्ट है, बस किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड यू नीड टू लिव योर लाइफ फ्रीली। सो वो सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे में इट्स लाइक कि वी वर वेरी कनेक्टेड एज इन फ्रेंड्स जैसे होते हैं। तो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था लाइफ में कि अब कौन आपको सपोर्ट करे। आप अचानक से बड़े हो जाते हैं। आपको लाइफ में बहुत बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको टैक्सेस भरने पड़ते हैं, आपको इंश्योरेंसेस क्लियर करने पड़ते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल एनटीपीसी कोरबा में हुई है। कोरबा के बहुत अच्छे स्कूलों में उसे गिना जाता है। मैं शुरू से ही इतना पढ़ाई में नहीं था, मतलब बिलो एवरेज टाइप का था। और ये बात पर बहुत अच्छी है कि मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी मुझे एजुकेशन में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो पढ़ाई में ऑलवेज मैं हमेशा मतलब टॉपर था पीछे से। बट 9th के बाद एक चेंज आया। मैं बहुत ही आउटवर्ड हो गया, लोगों से बात करने लग गया और मस्ती करने लग गया। सो इट हेल्प मी। मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लग गया था। आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है और ये कॉन्फिडेंस आपको
आपके लाइफ में बहुत हेल्प करता है। मैं यही करते करते मेरे स्कूल में भी बहुत अच्छे मार्क्स आने लग गए एंड 12th में मैंने 98 लाया मैथ्स में, और ऐसे ही मेरे साइंस में भी 94 मार्क्स थे। टोटल ओवरऑल परसेंटेज 94% का था। एंड इसके बाद जब मैं अपनी पढ़ाई करता रहा तो मुझे सोशल साइंस बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें रटना रहता था। रटने वाला पार्ट मेरे लिए बड़ा इजी सा था। मैथ्स साइंस में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती थी, बट धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होने लग गया। बट मैथ्स और साइंस वो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पोर्शन हो गया था, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत लगता था। तो 10th तो क्लियर हो गया, फिर मैं हाई स्कूल पहुंचा। मैंने एक चीज़ गौर करी कि मेरे परसेंटेज थोड़ा कम होने लग गया था, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा मस्ती करने लग गया था 11th-12th के टाइम पे। और कॉलेज के लिए तो फिर बस ऐसा था कि कोई भी लोकल कॉलेज मिल जाए। उस समय इतना डेडिकेशन लेवल नहीं था कि मैं आईआईटी की तैयारी करूं, गेट की तैयारी करूं। उस समय इतनी समझ ही नहीं थी। फिर मेरा इंटरेस्ट भी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा था। क्लासेस होती रहती थी, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत स्कूल की क्लास हो जाने के बाद जो टाइम बचता था, तो टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझे बोलते थे कि चलो एक्टिंग करके दिखाओ, मिमिक्री करके दिखाओ। तो इट वाज लाइक कि स्कूल एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मैं पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं था। फिर उसके बाद आए 12th के रिजल्ट्स। तो 12th में मेरे 78% आए, और मैंने एक लोकल कॉलेज श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में एडमिशन ले लिया। तो अब हम पहुंच चुके थे कॉलेज में ऐसा था कि जाते ही मस्ती करना शुरू, नए फ्रेंड्स बनने लगे थे, और मैंने मेक श्योर किया था कि मैं वहाँ जाते ही बैंड में एडमिशन ले लूँ, म्यूजिकल बैंड, जहाँ मैं एक लीड सिंगर था। मुझे मन था कि मैं अपना सपना पूरा करूँ एक सिंगर बनने का। वहाँ पर मैं गया। हमारे कॉलेज में एक बात थी कि हमारे एचओडी ने कह दिया था कि चाहे आप कॉलेज आए ना आए, पर आपको कॉलेज के लिए मेडल लेके आना है। तो इसीलिए मेरा पूरा फोकस हो गया था सिंगिंग के तरफ। मैं बैंड शोज़ करने लग गया था, बाहर घूमने लग गया था, और मस्ती कंटिन्यू थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि कॉलेज में बैक लगी। स्टार्टिंग में बड़ा दुख लगता था, फिर आदत सी हो गई थी। तो ऐसे चलते ये पता चला कि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट नहीं है तो एग्ज़ाम्स की भी कोई तैयारी नहीं हो रही थी, गेट एग्जामिनेशन के बारे में कोई सोच नहीं थी। पर एक चीज़ मैंने गौर की कि जब भी कहीं कोई सीरियस डिस्कशन होता था दोस्तों के बीच में, तो दे वर लाइक कि तू मत ज्वाइन कर यार, तू बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, तू काम पे फोकस नहीं करने देता है। तो ये जो बात थी, ये बहुत हर्ट करी कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे हैं। फिर इसके बाद कॉलेज कंप्लीट हुआ, सारे दोस्त दिल्ली जाने लग गए प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने पूछा मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ, तो वो कहने लगे कि नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तू पढ़ने नहीं देता है। फिर तो आई वॉज शैटर्ड, एकदम टूट सा गया था कि मैंने क्या कर डाला ये 4 साल। मुझे अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना था। ये था मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट। मेरे सारे दोस्त दिल्ली जा रहे थे, मैं हेड किया टुवर्ड्स भोपाल। फिर वहाँ जाके मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की, बहुत मेहनत की, एंड 12-14 घंटा रेगुलरली पढ़ते रहा। मुझे एक इंसिडेंट अभी भी याद है कि मैंने अपने प्रोफेसर से कहा कि मुझे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है, एंड ही वाज लाइक कि क्यों ये सब का सोच रहे हो, प्लेसमेंट्स पे ध्यान दो, टीसीएस वगैरह ज्वाइन कर लो, 3-4 लाख का पैकेज मिलेगा, बढ़िया आपकी ज़िंदगी मस्त चलने लगेगी। तो ये भी चीज़ मैंने गौर की है कि जब आप बहुत बड़ा सोचने लगते हो, अच्छा एम रखते हो, तो सोसाइटी भी आपको दबाने की कोशिश करती है। फिर मैंने फाइनली दिल्ली का प्लान ड्रॉप कर दिया और मैं शिफ्ट हो गया भोपाल में, एंड आई वॉज फुल्ली कंसंट्रेटेड, फोकस्ड कि मुझे रेगुलरली पढ़ाई करनी है और अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है। उस मस्ती वाले एंजॉय करने वाले आशीष को छोड़ के अब स्टूडियस आशीष में मुझे बदलना था। तो मैं रेगुलरली 12-14 घंटे पढ़ने लग गया। एंड अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं
तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रिपरेशन फेज़ जो होता है वो कितना कठिन होता है। आपको हर चीज़ अपने आप करनी पड़ती है, सुबह खुद से उठ के क्लासेस जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फूड प्रिपरेशंस, हर चीज़ आपके लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आप घर पे रहते हो तो। एंड ऐसा चलता रहा, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश में दिन रात मेहनत करता रहा। बट उसी टाइम पे एक और फेज़ आपके सामने आता है, सोसाइटी। सोसाइटी आपको ऐसे देखने लगती है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बस का नहीं है, एंड दे स्टार्टेड जजिंग यू कि कैसे तैयारी करोगे, मतलब इतना आसान नहीं है। एंड इट रियली मेक्स डिफ़िकल्ट, आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो कि क्या मुझे एक्चुअल में ये तैयारी करनी चाहिए। एंड मेरे जो बेसिक्स थे इतने क्लियर नहीं थे, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट इन टू स्टडिंग, ठीक है, कॉलेज भर में भी ज़्यादा पढ़ा नहीं और स्कूल में भी इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, आई वॉज नॉट रियली फोकस्ड। तो ऐसा होता था कि पूरा जो 1 साल मेरे प्रिपरेशन का था, भले मैंने 14-15 आवर्स रेगुलरली पढ़ा, बट इससे भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आउटपुट नहीं रहा, क्योंकि चीज़ें इतनी आइडियल नहीं रहती। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, पर उसमें सारी चीज़ें आइडियल कंडीशंस में रहती है, आपके बेसिक्स वगैरह बहुत क्लियर रहते हैं, तो आपका एक बार में हो जाता है। तो यही चीज़ समझते हुए मेरे 1 साल निकल गए एंड आई वॉज इन डायलेमा कि यार इतना मेहनत कर लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या मुझे अगली बार भी तैयारी करनी चाहिए। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद लोगों का सजेशन शुरू होता है कि छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, किसी सिंपल एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, बैंक की तैयारी कर लो या रेलवे की तैयारी कर लो, वो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। बट इसी सब के बीच में मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं भी शुरू करूँगा, मुझे ज़ीरो से ही तो शुरू करना पड़ेगा। एटलीस्ट अभी जब मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो आई एम लाइक कि मैं कुछ लेवल तो ऊपर हूँ। तो इसी डायलेमा के साथ मैंने अपनी सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करना चालू कर दिया। बहुत मेहनत किया, बट फिर भी कुछ कमी रह गई। कई बार मैं जो आपको पहले भी कहा है कि आप जैसा प्लान करते हो वैसा होता नहीं है। तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई थी अबाउट गेट एग्जामिनेशन। तो अब मैं ये चीज़ जान चुका था कि आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन कितना इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ कितना इम्पॉर्टेंट है, और आपको किस तरीके से फुल्ली फोकस करना है अपने एग्जामिनेशन की तरफ। इसी के लिए मेरे फादर ने मुझे एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया था, दैट इज़ नोन एज गोल्डन डायरी। गोल्डन डायरी ऐसा होता है कि आप एक कोई भी ऑर्डिनरी डायरी ले लीजिए और उसमें लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसी कार चाहते हैं, आप कैसा बंगला चाहते हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या क्या चाहते हैं। ये आपके अंदर एक एक्चुअल चेंज लेके आता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस धीरे धीरे लाता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बस इन चीज़ों को सोचते रहें और इस डायरेक्शन में वर्क ना करें, मेहनत ना करें, तो ये आपको मिल जाएंगे। 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है पॉजिटिव माइंडसेट, एक ड्रीम जो आप रेगुलरली देखते रहे, और दूसरा है मेहनत। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, तब मैजिक होता है। तो ऐसा ही करते करते मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट की भी तैयारी करता रहा। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा कंप्लीट हो चुका था, थर्ड अटेम्प्ट की मैं तैयारी कर रहा था, एंड फिर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले ही मेरे फादर का डेथ हो गया ड्यू टू हार्ट अटैक, एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, एंड दिस टाइम आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट, और इससे पहले इतनी बड़ी घटना हो गई। आई वॉज शैटर्ड, क्या करना चाहिए। बट मैंने अपने लाइफ में बहुत ही टफ डिसीजंस लिए। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपके पापा जब आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपके ऊपर से उनका हाथ हट जाता है, तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है।
सोसाइटी आपको अलग तरीके से ट्रीट करने लगती है, अजीब अजीब सॉल्यूशंस भी मिलते हैं आपको। जो एक मुझे याद है कि नारियल बेचना शुरू कर दो, नारियल में बहुत कमाई है, या इंजीनियर हो, किसी टायर दुकान में या मैकेनिक दुकान में लग जाओ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा। एंड इससे भी ज़्यादा बुरा तो तब लगा जब मेरे मम्मी को एडवाइस करने के लिए लोग आ गए थे, बोलने लगे थे कि स्कूल में जॉब कर लीजिए आया वगैरह का। इट वाज रियली बैड, क्योंकि आप एक इंजीनियर फैमिली से हो, हम लोग बहुत ही अच्छे जगह पे रहते थे, और फिर उसके बाद ये सब सुनने के लिए मिले जस्ट बिकॉज कि आप फादर नहीं रहे, तो बड़ा बुरा लगने लगता है। एंड इससे भी बड़ी बात यह है कि जब 2 हफ्ते बचे थे, मेरा एग्ज़ाम आने ही वाला था, बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं, आप जानते हैं हिंदू फैमिली में बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने रखते हैं। बट उस समय मैंने एक टफ डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ज़्यादा रिचुअल्स नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने उस एग्ज़ाम के लिए 3 साल मेहनत की थी। एंड फिर मैंने ये सोचा कि मैं वापस अपनी जगह पे जाऊँगा और भिलाई में जाके तैयारी करूँगा। पीठ पीछे लोग बहुत सारी बातें करने लग गए, बोलने लग गए कि ये अपने पापा से प्यार नहीं करता है, इनके बीच में प्रॉब्लम्स थी तभी ये इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, इन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। बट ये मैं जानता था, ये मेरी फैमिली जानती थी कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता था। आज मैं जो भी हूँ सब कुछ अपने फादर की वजह से हूँ। उन्होंने जो मुझे वैल्यूज़ दी, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे काम रहा जाए हर एक सिचुएशन में, वही सारी चीज़ें आज मुझे एक्चुअल में अपने लाइफ में हेल्प कर रही हैं। फिर मैं चला गया भिलाई, यहाँ पर रिचुअल्स हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आशीष ऐसा क्यों किया करके। एंड मैं वहाँ पर जाके फिर से फोकस होके पढ़ाई करने लग गया। एंड वो कहते हैं ना कि कुछ बड़ा पाने के लिए आपको कुछ बड़ा खोना पड़ता है। तो मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आई, मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। फिर एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ करके। बट मेरे सामने एक रियलिटी भी थी कि अब मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। तो अब मैंने आईआईटी बॉम्बे से ड्रॉप ले लिया था और काम ढूंढना शुरू कर दिया था। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक एजुकेटर बनूंगा, क्योंकि कॉलेज की भी ऐसी बातें हैं, कुछ यादें हैं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। एंड जो हमारे टीचर्स भी होते थे उनको देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे भी एक टीचर बनना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ही नहीं रहता था, तो पढ़ाने की तो बहुत दूर की ही बात है। मुझे एक इंसिडेंट भी याद है, जब मैं कॉलेज में था हम सब लोग ग्रुप बना के सेमेस्टर्स की तैयारी करते थे और हर एक सेक्शन को बांट लिया करते थे। अब बांटने के बाद जब मेरे पोर्शन की बारी आती थी तो मेरे दोस्त मुझे रुक जा बोल देते थे कि तेरे से नहीं पढ़ेंगे, कुछ समझ ही नहीं आता है तू जो पढ़ाता है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस भी लो रहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ा तो नहीं सकता हूँ। तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले एक बार समझा चुका हूँ कि कई बार लाइफ में ऐसा होता नहीं है जो आप सोचते हो। मैंने आईआईटी बॉम्बे से ड्रॉप ले लिया था, मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, उसने मुझे बताया कि तू भी पढ़ा सकता है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, तो उसको जाके पढ़ा ले करके उसने मुझे सजेस्ट किया। बाय द वे वो जो टीचर हैं वो अभी खुद अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, उनका नाम है दीप संगीत मैती। मैं उन्हीं के साथ अपने गेट एग्ज़ाम की तैयारी किया करता था भिलाई में। तो उन्होंने मुझे अपना एक स्टूडेंट दिया और बोला कि इनको पढ़ाना चालू कर दो। फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ऐसे धीरे से और भी स्टूडेंट्स जुड़ने लग गए। अब उन सबको पढ़ाने के लिए मैं खुद सुबह 5 बजे उठता था और 6 बजे जाके उनको 6 से 8 क्लासेस लेता था। तो इट वॉज रियली चैलेंजिंग फॉर मी। बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि अनअकैडमी की अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैंने अनअकैडमी पे अपने डेमो सबमिट किए एंड आई वाज सिलेक्टेड। एंड देन मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर बन गया। फिर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया।
स्टार्टिंग में इट वाज रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको डेमोज़ बनाने पड़ते हैं। एंड मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग डेमो बना रहे थे तो इट टुक मी अराउंड 100 टेक्स। अभी मुझे ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स हो चुका है अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए, एंड मैंने बहुत सारा ट्रांजिशन देखा है अनअकैडमी पे। स्टार्टिंग में हम लोग जब ज्वाइन किए थे तब अनअकैडमी में फ्री रिकॉर्डिंग क्लासेस रहते थे। रिकॉर्डिंग क्लासेस हम लोगों को बनाने पड़ते थे, एंड उसके बाद का ट्रांजिशन आज है जब हम लोग रेगुलरली लाइव क्लासेस लेते हैं। तो इनिशियली जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, हम लोगों को बोला गया था कि आपको 10 वीडियोस बनाने हैं। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, तो 20 वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए बोले गए, 30 वीडियोस। और फिर 6 महीने के बाद एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम लोग पूरे मंथ में ऑलमोस्ट 100 वीडियोस बनाते थे। मैं और मेरा दोस्त दीप संगीत मैती, हम लोग 100 वीडियोस तक बनाने लग गए थे, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लग गया था। तो ये एक ट्रांजिशन था। हम लोगों ने पहले रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया, फिर धीरे से फिर यूट्यूब वीडियोस, लाइव यूट्यूब वीडियोस लेने लग गए, जहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने लग गया। हमारे जो मैनेजर्स थे वो भी हमारी बहुत तारीफ़ करते थे और पूछते थे कि इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे लाते हो आप अपने क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में जो अनअकैडमी पे होती हैं। तो सजेशंस लेते थे, बातें होती थी, एंड इसी चीज़ के ऊपर फिर हम लोग और आगे बढ़ते गए। अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। यहाँ पर आप लोग लाइव पढ़ सकते हैं। लाइव का फ़ायदा क्या है कि ऐसा लगता है कि टीचर आपके सामने खुद बैठे हुए हैं, तुरंत आप अपना डाउट पूछते हैं और सामने से आपको जवाब मिलने लगता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मीडियम है जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पैंडेमिक के टाइम पे ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की। मुझे पर्सनली यहाँ पर पढ़ाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको हर समय अप्रिशिएशन मिलता है। आप पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में आता है, उनको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि यार ये इतना डिफ़िकल्ट जो कंसेप्ट था वो सर ने कितनी आसानी से समझा दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में भी अगर आप जाएँ तो आपके किसी भी काम के लिए आपका मैनेजर आपको हमेशा थैंक यू नहीं बोलेगा, पर यहाँ पे ऐसा है कि आप जब भी कोई भी मदद अपने स्टूडेंट के लिए करते हैं, एक डाउट ही बता देते हैं, तो हमेशा आपको एप्रिशिएशन मिलता है, जिसकी वजह से हमेशा आपको लगता है कि आप और मेहनत करें अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे ही मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएँ जिसमें स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। और जब एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ना, तो ऐसा लगता है कि आपका भी एक कंट्रीब्यूशन है। आपके वजह से किसी एक स्टूडेंट का लाइफ बन गया है और वो आपको दिल से थैंक यू बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इट्स ऑल वर्थ इट। जो आपका रात भर जगना, नोट्स बनाने के लिए, दिन में उठ के 7-8 बजे से क्लासेस लेना, इट्स ऑल वर्थ। एंड नॉट जस्ट लर्नर्स, अनअकैडमी भी अपने एजुकेटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, कोशिश करता है कि टीचर्स का भी प्रमोशन हो। आपके एड्स आते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, और आप देखते हैं कि आपकी वीडियोस वेब सीरीज़ में चल रहे हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग कोरा पे आंसर लिखा करते थे, जवाब दिया करते थे स्टूडेंट्स का, तो वो जो कोरा के आंसर्स रहते थे इतने फेमस हो जाते थे कि खुद गौरव मुंजल सर, रोमन सैनी सर भी उन पोस्ट्स को लाइक किया करते थे। तो ये हम लोगों को खुद एक बूस्ट देता था कि वी आर इन अ रियली गुड कंपनी, जहाँ पर आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड इसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते थे जहाँ पर खुद हम लोग IAS ऑफिसर्स से मिलते थे। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, कैमोमाइल टीवी टॉपर्स करके एक चैनल है वहाँ पर। तो ये सब तो है ही, साथ साथ में एक और चीज़ है कि जब स्टूडेंट आपको कहते हैं ना कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और बड़ा होके मैं भी आपके ही जैसा बनना चाहता हूँ, तो इट रियली टच आवर हार्ट। तो मेरा अगर मैं खुद के शेड्यूल के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो इट स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग। आप खुद फ्रेशन अप होते हैं, फिर उसके बाद सुबह से
क्लासेस लेना शुरू हो जाता है। एक क्लास ख़त्म होता है, थोड़ा सा गैप मिलता है, आप खाना वगैरह खाते हैं, कुछ स्नैक्स लेते हैं, फिर सेकंड क्लास शुरू हो जाती है। फिर वो ख़त्म होने के बाद आपको थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम लेना रहता है ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करें, और ऐसे करते करते पूरा टाइम निकल जाता है और शाम हो जाती है। फिर कोशिश करते हैं कि थोड़ा जिम जाएँ, 1 घंटा वर्कआउट हो जाए। हर दिन नहीं हो पाता है, पर ये आपको हेल्प करता है फिज़िकली, और जब आप फिज़िकली फिट रहते हैं तो आप मेंटली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब शाम होती है, हम फैमिली ये एक साथ बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम साथ में बिता सके। मैंने यहाँ पर एक होम थिएटर टाइप का सेटअप बना के रखा है, तो मिलके हम लोग मूवीज़ वॉच करते हैं पूरे प्रोजेक्टर में। एंड कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स आ गए बाहर से, कुछ माहौल बन गया है, तो हम सब लोग मिलके गाना भी गाने लगते हैं, पुराने कॉलेज के टाइम को याद करने लगते हैं। तो इट्स अ रियली गुड फीलिंग कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, और फिर एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखते हैं ताकि आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करें। और ये सब कुछ फिर ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग अपना पूरा डेली कोर्स कंप्लीट करने के बाद रात को सो जाते हैं ताकि अगले दिन फिर उठ के आप सब लोगों की मदद कर सकें, आप सब लोगों को पढ़ा सकें। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि हैबिट इज़ द की। अगर आप अपने मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सोसाइटी भी आपको सपोर्ट नहीं करती है कि लड़की है, आप क्यों पढ़ोगे, ये एग्ज़ाम्स तो लड़कों के हैं, आपको नहीं दिलाना चाहिए। पर मैं अगर कहूँ ना, तो प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, अलग अलग फॉर्म्स में है, बट लाइफ में सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने एम पे फोकस करना है। अगर आपका एम क्लियर है ना, तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। कोई भी अगर आपको कुछ भी बोले, बस उसको उल्टा जवाब नहीं देना है। आपको जवाब देना है अपने मेहनत से, आपको जवाब देना है अपने रिजल्ट से। तो बस अपने ऊपर फोकस करिए, मेहनत करिए, और एक बात जान लीजिए कि आपका टाइम आएगा। सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम ज़रूर आएगा। अब मैं बिलासपुर शिफ्ट हो गया हूँ। यहाँ पर मैंने घर लिया है जहाँ पर मैं अपने भाई के साथ और अपने मम्मी के साथ रहता हूँ। ये बात कुछ ऐसी है कि मैंने जब एनटीपीसी क्वार्टर्स छोड़ा था, उसके बाद हम लोग रेंट पे रहने लग गए थे। तो रेंट पे रहने के साथ एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका लैंडलॉर्ड के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई होता रहता है कि ये मत करो, वो मत करो। तो एक जगह पे हुआ ऐसा प्रॉब्लम, दूसरे जगह पे हुआ ऐसा प्रॉब्लम, तो फाइनली मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग एक घर लेते हैं। तो मैंने एक घर लिया, और एक चीज़ जो मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं अपने घर में एक पर्सनल होम थिएटर रखूं, जहां पर मैं मूवीज़ देख सकूं, अपने फैमिलीज़ के साथ मस्ती कर सकूं, प्ले स्टेशन गेम खेल सकूं। तो आज वो सारा सपना पूरा हो चुका है, एंड मैं बहुत ही खुश हूँ अनअकैडमी के साथ काम करते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है और प्रॉपर यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है, और साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, जो एक्चुअल में आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रखता है। लाइफ और भी अच्छी होती अगर मेरे पापा भी ये सब देख पाते। मुझे एक इंसिडेंट याद है अभी भी कि हम लोग जब ट्यूशन जाते थे, कोचिंग सेंटर जाते थे, तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स का फीस को मल्टीप्लाई करके देखते थे कि ये टीचर कितना कमाते हैं। तो इसी डिस्कशन के बाद मैंने अपने पापा को कहा था कि पापा, टीचिंग भी तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मैं भी तो इसमें जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारा फाइनेंशियल आपको हेल्प मिलता है। तो ही वाज लाइक कि वो ज़्यादा एडवाइस तो नहीं करते थे, पर उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए फ्री रखा था। उन्होंने कहा था कि ठीक है बेटा, अगर अच्छा लगता है तो तुम ये भी कर सकते हो। तो आज भी मुझे वो चीज़ लगती है कि वो जो छोटा सा डिस्कशन हम लोगों का हुआ था, आज मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। एक
ड्रीम आपके अंदर अभी भी है, मेरे अंदर अभी भी है कि काश मैं ये सारी चीज़ें अपने पापा के साथ शेयर कर पाता, उनको दिखा पाता कि आज मैं एक जगह पहुंच चुका हूं पापा, आपके वजह से आपने जो भी मुझे सिखाया है आज मैं वो बन गया हूं। तो ये थी मेरी लाइफ स्टोरी ऑन एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।